तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो उस केस में मेटल आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। नॉन मेटल, अच्छा, ज़रूरत अगर हो रही है, अगर कोई सा भी स्टेप ऐसा है जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो एक एंडोथर्मिक स्टेप है। और जब भी मेरे पास में एंडोथर्मिक स्टेप होता है तो एक अनफेवरेबल स्टेप होता है, अनफेवरेबल, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का अल्टीमेट टारगेट एनर्जी को रिलीज करना है, ना कि एब्जॉर्ब करना। अब जब मेटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उस केस में रिलीज होती है एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इससे हमारे पास में केटाइन बन जाता है, कैनाइन बन जाता है। और जब दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस केस में आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन बॉर्न हैबर साइकिल से होती है। बॉर्न हैबर साइकिल अभी कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब बातें हम लोग वन बाय वन समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में लेट्स सी, ये सोडियम मेटल है Na, और इसने Na प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया। ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, उससे Cl माइनस बना। उसके बाद में Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन हो गए, उससे Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। पहले वाले स्टेप में जो आपके पास में एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एक अनफेवरेबल स्टेप है, ये मैं पहले आपको बता चुका। सेकेंड वाले स्टेप में आपके पास में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा EGH, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और थर्ड स्टेप में फिर से आपके पास में रिलीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा U बोल सकते हैं, आप सिंपली U बोल सकते हैं, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। चूंकि जो स्टेप 1 है वो एंडोथर्मिक है, मतलब यहाँ इसका जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, इसका डेल्टा H नेगेटिव है, और इसका भी डेल्टा H नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं, जहाँ भी अट्रैक्शन काम करता है, वहाँ एनर्जी रिलीज ही होती है, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जो सबसे पहला वाला स्टेप हमारे पास में है दैट इज व्हाट, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। जबकि ये दोनों स्टेप जो हैं वो फेवरेबल स्टेप्स हैं, फेवरेबल। ये बात हम लोग कर रहे थे इससे पहले। हाँ, हमने लैटिस एंथैल्पी के बारे में एक और बात बताई कि इसका फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। दूसरी बात, इसकी कैलकुलेशन होती है किससे, बॉर्न हैबर साइकिल से, बॉर्न हैबर साइकिल से। बॉर्न हैबर साइकिल मतलब बहुत सारी रिएक्शंस का एक साइक्लिक प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं, बहुत सारी रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है, उनके साइक्लिक प्रोसेस की बात अपन कर रहे हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल जो है इट इज बेस्ड ऑन हेसिस लॉ, बेस्ड ऑन हेसिस लॉ। हेसिस लॉ थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा धाकड़ नियम है, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पर कुछ हम लोग ये कहेंगे कि कुछ थर्मोडायनेमिक्स वाला कंटेंट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर वो ये कि लैटिस एंथैल्पी इज व्हाट, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
energy released when 1 mole gaseous cation and anion combine to form 1 mole of आयोनिक सॉलिड। दो तीन सुपर इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर आपके साथ में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने? शब्दों पर गौर करिएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है सबसे पहली बात तो ये है ना। जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लैटिस एंथैल्पी की, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या होती है, रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास में क्या हो रही है, रिलीज्ड। रिलीज कब होती है? जब 1 मोल गैसियस केटाइन, गैसियस स्टेट में होना चाहिए केटाइन, और एनाइन भी। ये सुपर कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो आपको नॉर्मली डेफिनेशन देख के आप उस पर फोकस ही नहीं करते हो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी इस पे बेस्ड एक। 1 मोल गैसियस केटाइन और एनाइन कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म 1 मोल आयोनिक सॉलिड। मतलब जो आपके पास में सॉलिड बन रहा है, उस सॉलिड जो है वो फाइनली आयनिक कंपाउंड जो बन रहा है, आयनिक कंपाउंड जो बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। हाँ, बना किससे है? गैसेस केटाइन गैसेस एनाइन से, लेकिन फाइनली होना किस में चाहिए? स्टेट क्या होना चाहिए उसका? सॉलिड। कैसे? देखो एक बार। मान लीजिए ये हमारे पास में ये ऑप्शन है, मैं बहुत बेसिक ऑप्शन आपको दे रहा हूं। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी को आप लैटिस एनर्जी का नाम दे सकते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेप में रिलीज होने वाली एनर्जी को आप लैटिस एनर्जी का नाम दे सकते हैं, ऐसा अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे उसका? तो शब्दों के ऊपर गौर करिएगा। क्या पहले स्टेप में रिलीज होने वाली एनर्जी को लैटिस एनर्जी का नाम दे सकते हैं? गैसेस केटाइन है? हाँ बिल्कुल है। गैसेस एनाइन है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये सॉलिड स्टेट में बना है? नहीं जी, ये तो गैसेस स्टेट में ही है। तो गैसेस केटाइन और गैसेस एनाइन मिलने चाहिए, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है वो कैसा होना चाहिए? सॉलिड। वो अगर गैसेस है तो दिक्कत है ना। तो पहला जो डेफिनेशन है, इट डज नॉट, है ना। आपने थ्योरेटिकल बात बोल दी, अब क्या ये इक्वेशन उस थ्योरेटिकल बात को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं कर रही है। तो यहां पर जो रिलीज होने वाली एनर्जी होगी उसको मैं लैटिस एंथैल्पी का नाम नहीं दे सकता। क्यों? डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल गैसेस केटाइन एंड एनाइन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड। ये फाइनली आपके पास में स्टेट होना चाहिए इसका सॉलिड। 1 मोल गैसेस केटाइन और गैसेस एनाइन, ठीक है। यहां देखते हैं, समझते हैं चीजों को। हाँ, क्या गैसेस केटाइन है? नहीं है। गैसेस एनाइन है? नहीं है। तो कोई तुक ही नहीं बनता है। लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस केटाइन एंड गैसेस एनाइन कंबाइन एंड फॉर्म द 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, राइट। तुक ही नहीं बनता है।
थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहां बात की जाए तो गैसेस कैटायन है, यस बिल्कुल है। गैसेस एनायन है, यस बिल्कुल है। क्या NaCl गैसेस स्टेट में नहीं सॉलिड में है? क्या बात बन रही है? बिल्कुल बन रही है। क्या मैं लैटिस एंथैल्पी बोल दूं? यस। यहां पर जो रिलीज एनर्जी होगी, रिलीज एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लैटिस एंथैल्पी। बिल्कुल पे। क्या यहां पर कह सकते हैं क्या गैसेस कैटायन है? यस। क्या गैसेस एनायन है? नहीं है। दिस इज नॉट गैसेस एनायन, दिस इज व्हाट? मॉलिक्यूलर नॉन मेटल, है ना, मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो कॉन्सेप्ट है आपको फाइनली सब में क्या बन रहा है? यहाँ NaCl बन रहा है, 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 यहाँ गैसेस स्टेट में, बाकी सब में सॉलिड बन रहा है। बट फिर भी आपको रिएक्टेंट को देखना है कि रिएक्टेंट आपस में कैसे कंबाइन कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को रट रट के अगर आगे बढ़ते जाएंगे अपनी लाइफ में, तो आपके भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप भटक जाएंगे रास्तों से। आप समझेंगे तो आप रास्ते देखकर पहचान पाएंगे कि हमें ज़िंदगी में कौन सा रास्ता चूज़ करना है। रटके जाएंगे तो रास्ता भटका देगा। अक्सर लोग रटके आगे चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वो भटक जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट समझ के आगे चलना है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ये है, क्या कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करता हूं, जो कि सुपर कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है भाई। लैटिस एंथैल्पी से आगे अपन सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, लैटिस एंथैल्पी से हम लोग स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लैटिस एंथैल्पी ही वो चीज है जो आपको इस आयनिक बॉन्ड में समझनी है। आयनिक बॉन्ड में आपको ये नहीं समझना कि सोडियम Cl बन गया, NaCl बन गया, नो, वो तो आपने समझ लिया, 9th-10th में ये समझा है। यहाँ पर हमको लैटिस एंथैल्पी समझनी है क्योंकि सुपर कॉन्सेप्चुअल है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी हमने क्या बोला? 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन, 1 मोल ऑफ गैसेस एनायन, उससे बनता है 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक है, इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को हमने क्या बोल दिया? U, मतलब लैटिस एनर्जी। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन को अगर उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तब भी क्या वो डेफिनेशन ही होती है? हाँ बिल्कुल, अगर ये पेन है उल्टा कर दूंगा तब भी पेन ही होगा। ठीक है ना, और अगर उल्टा करने पर वो डेफिनेशन नहीं रह पा रही तो गलत डेफिनेशन है। और क्या डेफिनेशन हो सकती है? मान लो मैं इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाऊं, पीछे की तरफ ले जाऊं, अब मैं क्या बोलूंगा डेफिनेशन? हाँ, इस केस में क्या बोलूंगा डेफिनेशन? तो क्या बोल सकते हैं? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रटना नहीं है, समझना है, that is required to convert 1 mole ionic solid into 1 mole गैसियस, है ना, स्टेट बहुत मैटर करेगी, गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन। ये अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में देखो तो आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो कि अगर 1 मोल गैसेस कैटायन 1 मोल गैसेस एनायन के कॉम्बिनेशन से अगर NaCl सॉलिड बन रहा है तो यहाँ रिलीज होने वाली एनर्जी को हमने क्या बोल दिया? लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। तो इसको अगर रिवर्स में देखा जाए, रिवर्स में देखेंगे, रिवर्स में देखने का मतलब क्या है कि आप अगर NaCl को इतनी एनर्जी वापस सप्लाई कर दो तो उस केस में NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन और 1 मोल ऑफ गैसेस एनायन। ठीक है, तो डेफिनेशन ये भी ठीक है, और जो हमने इससे पहले कही, क्या डेफिनेशन कही इससे पहले, वो भी ठीक है। क्या? दैट लैटिस एनर्जी इज amount of energy released when 1 mole gaseous cation
and 1 mole gaseous anion combine to form 1 mole ionic solid. This is the definition of the forward direction and this is the definition of the backward direction. ठीक है ना. अब काम की बात क्या, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, फॉर्मूला तो हमने बोल ही दिया इसका, क्या के Q1 Q2 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस, है ना. फॉर्मूला हमने बोल दिया. कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर साइकिल साइंटिस्ट के नाम. जो अभी जो साइकिल है ये भी एक दूसरे साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, हेस, हेसेस लॉ. ठीक है ना. तो लैटिस एंथैल्पी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. हम लोग ये भी कहते हैं दैट मोर लैटिस एनर्जी, अगर आपके पास में लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, हमने क्या बोला, इफ यू हैव मोर लैटिस एनर्जी देन देयर इज स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड. अगर लैटिस एंथैल्पी हमारे पास में ज्यादा रिलीज हुई है तो इस केस में जो बॉन्ड है दैट इज द स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड. तो लैटिस एंथैल्पी समझना बहुत जरूरी. लैटिस मतलब होता है जाल. जब किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो केटायंस और एनायंस बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं, है ना. तो उसके बेसिस पे उसको हमने कहा है लैटिस एंथैल्पी. ठीक है. यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट. चलिए ठीक है, अच्छी बात है. अब हमने कहा कि लैटिस एंथैल्पी को चेक करने का तरीका क्या है, बॉर्न-हैबर साइकिल, जो किस पर बेस्ड है, हेसेस लॉ पर, है ना. समझते हैं एक बार कि कैसे काम करता है बॉर्न-हैबर साइकिल. बॉर्न-हैबर साइकिल. ठीक है ना. कॉन्सेप्चुअली शांति के साथ में, शिद्दत के साथ में, समर्पण के साथ में, त्याग के साथ में, सीखने की भावना के साथ में, अपने टीचर के प्रति नम्र होकर, श्रद्धान्वित होकर फिर आपको ये सीखना है, वरना कोई मतलब नहीं. सिर्फ टाइम पास करने के माध्यम से अगर आप इसे देखना चाह रहे हैं तो डजंट मेक एनी सेंस, है ना. चलिए देखिएगा एक बार, शांति समझते हैं. बॉर्न-हैबर साइकिल, मान लीजिए मैं NaCl के फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो उसमें क्या होगा, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 जैसे स्टेट में होता है, से बन गया. इस केस में रिलीज होने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा HF. 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, हाफ मोल Cl2 मतलब 1 मोल क्लोरीन के एटम, क्योंकि ये तो मेरे पास में हाफ मोल क्लोरीन का मॉलिक्यूल है. हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो 1 मोल क्लोरीन एटम के बराबर, NaCl सॉलिड. ये HF क्या है, H फॉर एंथैल्पी, F फॉर फॉर्मेशन, सो इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. डेल्टा HF हमारे पास में क्या है, डेल्टा HF है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. अच्छी बात है. तो क्या ऐसे ही आयनिक बॉन्ड बन गया कि सोडियम सॉलिड था और ये सब हो गया अपने आप ही, हाँ, ऐसे आयनिक बॉन्ड बन गया? नहीं, ऐसे तो नहीं बना. तो फिर कैसे बना? तो साहब सबसे पहले तो आपने इसको, आपने एनर्जी दी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी.
आपसे पूछा क्यों दी, ताकि इसको आप गैसेस स्टेट में ला सको। क्यों लाओ गैसेस स्टेट में? साहब इसलिए लाना है गैसेस स्टेट में क्योंकि हमें सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है साहब कि अगर सॉलिड स्टेट में होता है तो इसके आसपास और भी बहुत सारे एटम्स जमा होंगे, और वो एटम्स जो है ना सोडियम के खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इजीली बाहर नहीं जाने देंगे आसपास के एटम। तो सराउंडिंग से इसको हमने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन ही क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड, ताकि उसके ऊपर बाकी सब एटम्स का इंपैक्ट ना पड़े। आइसोलेटेड, राइट। तो आइसोलेशन में ले जाने के लिए गैस स्टेट में लाना ही पड़ेगा ताकि डिस्टेंस बढ़ सके। अब मुझे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो बन गया इलेक्ट्रॉन, बन गया Na प्लस। इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज आई उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। एंथैल्पी बोल सकते हैं या एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, क्या ये क्लोरीन सीधा इलेक्ट्रॉन ले लेगा? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी काम में आएगी उसको बोलेंगे BDE। अब BDE का मतलब क्या है? BD की बात नहीं कर रहा हूँ। BD मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ताकि ये क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो सके। आप पूछेंगे क्यों सर क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट करने की कहाँ जरूरत है? क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्टेट में लेगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हुए लेगा। क्योंकि हमें वैल्यू फिक्स चीज़ों की पता है, हमें वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की पता है, हमें वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पता है। तो इसको पहले हमें मॉलिक्यूलर स्टेट से एटॉमिक स्टेट में लाना पड़ेगा, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हो रही है उसका नाम क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और गैसेस स्टेट में लाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन उससे कंबाइन करें, जिससे हमारे पास में क्या बन जाएगा? जिससे हमारे पास में क्या बन जाएगा? जिससे हमारे पास में क्या बन जाएगा? Cl-। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम। दिस इज आइसोलेटेड गैसेस एटम। और इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर आएगी जिसका नाम क्या होगा? डेल्टा EGH। डेल्टा EGH, ठीक है। और फिर समझिएगा बात को, फिर गौर करिएगा शब्दों पर। फिर ये Na प्लस जो यहाँ पर हमारे पास में है और ये Cl माइनस जो हमारे पास में यहाँ पर है, ये दोनों कंबाइन करते हुए यहाँ चले जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन करेंगे, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। सर ये सब क्या चला रखा है आपने? मैंने ये चला रखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि बॉर्न-हेबर साइकिल काम कैसे करता है। बॉर्न-हेबर साइकिल जो है, जिसके लिए मैंने क्या बोला? इट इज बेस्ड ऑन हेसिस लॉ। कॉन्सेप्ट समझते ही जाइएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा, और इतना जबरदस्त समझ में आएगा कि भूलोगे। हेसिस लॉ क्या कहता है कि साहब दुनिया में हमारे पास किसी रिएक्शन में जो भी चेंज आता है, उस रिएक्शन में आने वाला चेंज जो भी है वो अगर रिएक्शन किसी दूसरे पाथवे से आ रही है तब भी चेंज उतना ही आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझो एक बार आप लोग। हेसिस ने क्या कहा? हेस ने क्या कहा कि भाई दुनिया में कोई सा भी काम हो रहा है, हाँ,
कोई सी भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज आता है वो एंथैल्पी चेंज चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो बराबर होता है। मतलब क्या, सीधे शब्दों में देखो क्या बोला, हेसेस लॉ आपके फिर से काम में आएगा थर्मोडायनामिक्स में। क्या होता है, मान लो ए है, उस ए से डी बना और इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज आया डेल्टा एच का। अब मान लो दूसरा रास्ता यह है कि पहले ए से बी बनता है, फिर बी से सी बनता है और फिर फाइनली सी से डी बनता है। इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन है, यहाँ डेल्टा एच टू है, यहाँ डेल्टा एच थ्री। तो हेसेस लॉ क्या कहता है कि चाहे ए से डायरेक्टली डी बनो, चाहे ए से बी बन के सी बन के फिर डी बनो, एंथैल्पी चेंज वही आएगा। मतलब क्या, डेल्टा एच बराबर किसके होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है, डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली, ट्रेवल्ड पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो मैटर करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाथवे पर भी डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करती। वैसे ही एंथैल्पी चेंज also depends on initial and final pathway only, इनिशियल और फाइनल पाथवे नहीं, स्टेट ओनली। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से आए, ये बोला हमारे प्यारे हेसेस भाई साहब ने। उन्हें क्या कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से आए, बस आप आ गए ना, बस। ये मार्कर है, ये पेन है, ये मान लो यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है तो आपको आवाज आएगी। अब ये पहले मार्कर मेरे जूते पे गिरता है फिर नीचे गिरता है तब भी आपको आवाज आएगी। पहले प्रोसेस में तो डायरेक्टली नीचे गिर गया, दूसरे वाले में पहले जूते पे गिरा फिर नीचे गिरा, तो जो टोटल आवाज पहले वाले स्टेप में प्रोड्यूस हुई थी वो, या फिर जो आवाज सेकंड वाले स्टेप में प्रोड्यूस हुई जूते पे गिर के फिर नीचे गिरा, दोनों बराबर होगी। एंथैल्पी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सेम एनर्जी रिलीज होगी। मान लो आपके पास में एक लोटा है, लोटा जानते, लोटा, वो लोटा है ना जो थर्ड मंजिल से सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आता है, टक 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 टंग टड़ांग टंग टड़ांग टंग टड़ांग टड़ांग टंग, तो हर एक स्टेप पे एनर्जी रिलीज होती हुई आई। और लोटा डायरेक्टली मान लो थर्ड मंजिल से सीधा नीचे आता है, तो सीधा नीचे आता है या सीढ़ियों से नीचे आता है? सीढ़ियों में तो बहुत सारे स्टेप्स में वो काम हो रहा है, बहुत सारे स्टेप्स में काम हो रहा है, एक एक सीढ़ी उतर रहा है, एक एक सीढ़ी उतर रहा है, वहाँ डायरेक्ट आ रहा है। दोनों में एनर्जी चेंज में कोई फर्क नहीं होता, दोनों में सेम एनर्जी रिलीज होती है। ये बात हमारे प्यारे हेसेस भाई साहब जी ने केमिकल रिएक्शंस के लिए कही कि एंथैल्पी चेंज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथवे, इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, है ना। क्या बोला, एक और लाइन में कहे तो क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज does not depend on pathway, पाथवे के ऊपर निर्भर नहीं करता, किस पर करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट का खेल है सारा। किसका खेल है, इनिशियल और फाइनल स्टेट, ठीक है। बॉर्न हेबर साइकिल किस पर बेस्ड है, हेसेस लॉ पर। काम क्या है इसका, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ, पूछेंगे सब क्वेश्चन आते हैं कि लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेशन किससे करते हैं, तो बॉर्न हेबर साइकिल से। बॉर्न हेबर साइकिल किस पर बेस्ड है, तो हेसेस लॉ पर। हेसेस लॉ क्या होता है, वो ये होता है कि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में जाए चाहे मल्टीपल स्टेप में आए, एंथैल्पी चेंज सेम होता है। मतलब क्या,
अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो गई तो हमने क्या बोल दिया, एनर्जी कितनी रिलीज हुई, डेल्टा एच एफ। ये किसका एच एफ है, NaCl का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मतलब सिंगल स्टेप में डेल्टा एच एफ किसके बराबर होगा, इन सारे स्मॉल स्टेप्स की। ठीक है, तो डेल्टा एच एफ बराबर सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यहां पर हमारे पास में हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी माइनस में डेल्टा EGH और माइनस में U, ये हमारे पास में आ जाएगा। फाइनल फार्मूला। अब तुम लोग पूछोगे ये सब क्या लिख दिया आपने। देखो ये सब्लिमेशन एंथैल्पी है, इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो प्लस में लिखा है। फिर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये भी डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो प्लस में लिखा है। इन दोनों प्रोसेस से क्या बन गया मेरे पास में, ये दोनों प्रोसेस क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। इससे क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन बन गया। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन हो गया मेरे पास इन दोनों स्टेप्स, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन। अब सर आपने लिखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो हाफ लगा रखा है आपने उसका, ये हाफ क्यों लगाया, हाफ इसलिए लगाया है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी भी एक मॉलिक्यूल को एटॉमिक स्टेट में लाने के लिए। जैसे क्लोरीन है, Cl2 का एक मॉलिक्यूल था, है ना, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल था। उस क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के लिए उसको अगर एटम्स में ब्रेक करना है तो वहाँ पर एक बॉन्ड है दोनों के बीच में, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर। लेकिन क्या मेरे दोनों क्लोरीन एटम्स काम में आ रहे हैं, नहीं, मेरे तो एक ही काम में आ रहा है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, हाफ। दूसरा क्लोरीन एटम किसी दूसरे NaCl के फॉर्मेशन में काम आए, या दूसरा मुझे मेरे पास में एक मोल क्लोरीन एटम चाहिए, या सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझे तो एक क्लोरीन एटम चाहिए। तो हाफ लगाने का मतलब क्या है, हाफ लगाने का मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी यहाँ हाफ लगा हुआ देख रहे हैं ना आप लोग, मुझे सिर्फ क्लोरीन कितना चाहिए, एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, दूसरा कहीं और जाएगा मुझे मतलब नहीं, हाफ। अच्छा ये प्रोसेस कैसा है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, फिर ये डेल्टा EGH है, EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, पता है ना आपको, ये क्या है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर होती जाएगी। डेल्टा EGH ये कैसा होता है, तो साहब ये होता है हमारे पास में एक्सोथर्मिक, इसके लिए डेल्टा एच मेरे पास क्या है, नेगेटिव। और ये फाइनली क्या है, लैटिस एंथैल्पी, इसके लिए भी डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो इनके आगे हमने जो साइन यूज किया है वो साइन कौन सा है, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ हाफ क्यों लगाया, क्योंकि मुझे दोनों क्लोरीन एटम नहीं, सिर्फ एक क्लोरीन एटम चाहिए, एक, देख सकते हैं, सिर्फ एक क्लोरीन। ठीक है, ये बात क्लियर है थोड़ी सी सबको। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा HF ऑफ NaCl बराबर क्या लिख दिया हमने, S प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी, इससे बन गया केटाइन, प्लस हाफ BDE माइनस डेल्टा EGH माइनस U। अब ये दोनों स्टेप कैसे हैं,
एक्सोथर्मिक। और कैसे हैं? फेवरेबल। ये बाकी सारे के सारे स्टेप कैसे हैं? एंडोथर्मिक। और क्या बोल सकते हैं? अनफेवरेबल। ठीक है, मान लो मुझे, मैंने क्या बोला, डेल्टा एच एफ ऑफ NaCl क्या बोला? सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस हाफ BDE माइनस डेल्टा EGH माइनस U। अगर मुझे यहां से U चाहिए तो मैं U क्या लिख दूंगा? U इस तरफ आ जाएगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इस फॉर्मूला से मेरे पास में बहुत सिंपली मैं बता सकता हूं कि मेरे पास में U की वैल्यू कितनी होगी। समझ रहे ना आप लोग? यार देखो, अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हो ना, समझ रहे हो, तो पूरी शिद्दत से फॉलो करो, तभी आप क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, नहीं तो सिर्फ टाइम पास करके आप निकल जाओगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस। और मेरा गोल ये है कि जो भी इस वेब सीरीज को देखने आता है, इस कंटेंट को देखने आता है, तो मैं एक ऐसा कंटेंट बनाऊं जैसा पूरी दुनिया में कोई ना बना पाया, और आप लोगों तक पहुंचाऊं उसे, वरना तो क्या ही मतलब है। डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, ये हमारे पास में। आप और स्पेसिफाई करना चाहें तो ये क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी। ये कैसी होती है? एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच पॉजिटिव। ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए भी डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव। ये हमारे पास में क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना? ध्यान से देखो, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? केटाइन बनता है ना? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो इनसे क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। ठीक है ना? इन दोनों से मिलकर क्या होता है? इन दोनों से मिलकर क्या होता है? तो इन दोनों से मिलकर होता है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। ठीक है, और फाइनली इससे क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड। लेटेस्ट एंथैल्पी, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड। इससे मेरे पास में हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक ठीक। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। मान लीजिए ये मैग्नीशियम सॉलिड है, प्लस Cl2 से बनता है MgCl2 सॉलिड, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिलीज। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन आप लोग क्या लिखेंगे? ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन आप लोग क्या लिखेंगे? सॉलिड में है तो सबसे पहले सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को भी आयनाइज करना चाहते हैं तो पहले उसको गैसेस स्टेट में लाना जरूरी है। सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन। एक से काम चल जाएगा? नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ पर मैग्नीशियम +2 में
MgCl2, पता है ना आपको ये बात? +2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसने। इन दोनों से मिलकर हमारे पास में क्या बनेगा? इन दोनों से हमारे पास हो गया फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। अब क्या मुझे फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की बात करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। तो उसमें मुझे क्या बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। हाफ लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों Cl काम में आ गए। प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो माइनस में डेल्टा EgH। ठीक है, ये नहीं गलत है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा साहब? क्योंकि 2 Cl है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 बार एनर्जी रिलीज होगी, और माइनस में ऐसा प्रेजेंटेशन आएगा। इससे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल Cl-, और ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। न्यूमेरिकल वैल्यूज आप पुट करके, जब आपके पास में न्यूमेरिकल होगा तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके इनको यहां से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अभी डिस्कस करते हैं उस पे बेस्ड। ऐसे ही मान लो, 1 सेकेंड, ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन दिया हो, मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया आपको। क्या क्वेश्चन दिया? देखो, ये एल्यूमिनियम सॉलिड है, प्लस 3/2 F2, उससे बनता है AlF3 सॉलिड, प्लस डेल्टा H, और आपसे पूछा कि डेल्टा HF का प्रेजेंटेशन लिखिए। तो इस केस में क्या लिखेंगे आप? तो डेल्टा HF क्या हो जाएगा? सॉलिड में है तो सब्लिमेशन, फिर आयनाइजेशन। कितना लिखेंगे बताओ? आयनाइजेशन 1, आयनाइजेशन 2, आयनाइजेशन 3, तीनों लिखने पड़ेंगे। क्यों लिखने पड़ेंगे? क्योंकि एल्यूमिनियम +3 स्टेट में जाएगा, तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वहां पर वो रिलीज करे। क्लियर है? ये +3 में है। ये तो हो गया। इससे मिलके हमारे पास में क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। अब फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की बात करनी है तो क्या? सबसे पहले वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितने हैं? 3, जितने मोल से उतना ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/2 ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, हाफ है तो हाफ, 1 है तो 1, 2 है तो 2, सो ऑन। तो 3/2 है यहाँ पे। 3/2 का मतलब क्या है? 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। फिर माइनस में डेल्टा EgH, कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 फ्लोरीन, और माइनस। इससे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ फ्लोराइड, that is F-, और साथ में U, that is the lattice enthalpy। लास्ट में हमने क्या लिख दिया? इससे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। क्लियर है बात सबको? इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन लिखते हैं, और फिर आप लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन लिखते हैं। होपफुली ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर होगा ही होगा, है ना? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए
वेब सीरीज़ का अल्टीमेट टारगेट बच्चे को जीरो से स्टार्ट करवाना है और लेके जाना है जे एडवांस से भी बियॉन्ड। तो अपने को हर टॉपिक का डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। उसके बिना तो कोई मतलब बचता ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए एक बार आप लोग वन सेकेंड। द आयोडीन बॉन्ड एनर्जी ये आपको दी हुई है 151 किलो जूल पर मोल है ना। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज 519 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, लिथियम सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो 162 दी हुई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है आयोडीन का 297 किलो जूल्स पर मोल। लेटिस एंथैल्पी जो है वो भी दी हुई है 178। आपसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiI, क्या पूछा है, डेल्टा HF ऑफ LiI कितना होगा, लिथियम आयोडाइड का डेल्टा HF कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है ना। देखो एक बार, तो डेल्टा HF के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन। अब चूंकि लिथियम आयोडाइड बन रहा है तो इसमें आयोडीन का पूरा एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल काम में नहीं आएगा, एक मोल एटम काम में आएगा, है ना। जैसे मान लो, लेट्स सी, ये मेरे पास में यहाँ पर है लिथियम प्लस हाफ ऑफ I2, उससे बनेगा LiI सॉलिड, और इसका मुझे डेल्टा HF पूछा, ठीक है। तो डेल्टा HF का प्रेजेंटेशन हम लोग लिख सकते हैं S प्लस I प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि कब अपने को कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है। यहाँ बैलेंस करने के लिए हाफ लिखा है, वैसे कटता नहीं है, बट अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक I बचेगा LiI। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट मैंने मतलब मैथ्स की तरह केमिस्ट्री काम नहीं करती है, बट ठीक है। माइनस में डेल्टा EgH और माइनस में U, क्या सबकी वैल्यूज दी हुई है, देखते हैं। सब्लिमेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 162। आयनाइजेशन फर्स्ट दी हुई है 519। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी हुई है 151, लेकिन ये 2 आयोडीन के लिए, मुझे एक से मतलब है, मेरे काम में कितना आयोडीन आएगा, एक, तो क्या करेंगे 151 डिवाइड बाई 2 माइनस EgH, ये रहा, रिलीज हो रही है, पहले से माइनस में मेंशन है, तो माइनस में 297 एज इट इज, है ना, साइन नहीं होगा तब भी माइनस में पुट करना है। और एंड द लेटिस एनर्जी ये दी हुई है 178, ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है क्योंकि ये रिलीज हुई थी। अब इनको सबको जोड़ लो, तो 162 प्लस 519 प्लस ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 75 माइनस 297 माइनस 178। तो सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, किसका आंसर आपका कितना आया सॉल्व करने पर, ठीक है ना। मैं आंसर आपको बाद में बता दूंगा, राइट, ठीक। ये एक सवाल हो गया। इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी ऑफ MgBr2 सॉलिड, है ना। MgBr2 सॉलिड की लेटिस एंथैल्पी आपको चेक करनी है, सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। हीट ऑफ वेपराइजेशन या सब्लिमेशन एनर्जी, एक ही बात है भाई, सब्लिमेशन एनर्जी। What is sublimation energy? The energy which is required to convert any solid substance directly into gaseous state। पहले solid state में था, डायरेक्टली कौन से स्टेट में ले गए, गैस स्टेट में ले गए। अरे ये तो पता थी ना, मैंने शुरू में बताई नहीं थी आप लोगों को, ये पता होनी चाहिए ना, ये तो पता होगी।
वो कितनी है 150 किलो जूल्स, ठीक है, दी हुई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी आर वो कितना दिया हुआ है माइनस में 324 किलो जूल, ठीक है। और Br2 से जब 2Br बनता है मतलब बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो 223 रिक्वायर्ड होती है। पता ही है पॉजिटिव में चाहिए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgBr2 भी दिया हुआ है माइनस में 518 डेल्टा HF, ठीक है। और मैग्नीशियम जब Mg2+ में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में पूरी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। MgBr2 की बात चल रही है। हम क्या लिखेंगे डेल्टा HF बराबर सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन 1 प्लस आयनाइजेशन 2, दोनों की मिला के वैल्यू दी हुई है और 2200, ठीक है ना, ठीक है। माइनस में यहां से बन गया पूरा केटाइन, माइनस में 2 मल्टीप्लाई डेल्टा EgH। क्यों भाई साहब, क्योंकि सर यहाँ पर हमारे पास में दो बी आर, तो एक बी आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो डेल्टा EG से रिलीज होगा, दो एक्सेप्ट करेंगे तो 2 डेल्टा EG। माइनस में अरे तो ये कब एक्सेप्ट करेगा, पहले एटॉमिक स्टेट में तो आएगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, तो एटॉमिक स्टेट में पहले आएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाफ कुछ लिखना है नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है MgBr2, वी हैव 2 एटम्स, हमारे पास में 2 एटम्स हैं ब्रोमीन, ठीक है। अब यहां से मेरे पास में क्या बन गया, यहां से हो गया फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, यहां से हो गया फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। अब एनायन के लिए पहले तो वो एटॉमिक स्टेट में चाहिए, तो मैंने क्या यूज किया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है ना, हो गया। फिर अब क्या, तो माइनस में 2 मल्टीप्लाई डेल्टा EgH, क्योंकि 2 Br है, एक Br प्लस इलेक्ट्रॉन उससे बना Br माइनस, और ऐसी रिएक्शन 2 बार होनी है क्योंकि बनाना क्या है MgBr2, और इससे हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फिर लैटिस एंथैल्पी। इतना माता फोड़ी करनी है तब जाके आपको आंसर मिलेगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा HF दी हुई है, हाँ ये दी हुई, माइनस में 518, इसको हटा देते ना यहाँ से, ये वाली समस्या पैदा कर रहा है। डेल्टा HF दी हुई है, हाँ दी हुई है, माइनस में 518 पुट कर दिया एज इट इज किलो जूल पर मोल। एक मोल की बात करनी, सब्लिमेशन ये रहा 150 प्लस Mg को Mg2+ में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए 2200 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये लिखी हुई कितनी है 223, माइनस में ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ये रहा लिखा हुआ 324, कितना 2 चाहिएगा, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 324। लैटिस एंथैल्पी आपको बतानी है, ये लो साहब, उस तरफ ले जाएंगे लैटिस एंथैल्पी को, उस तरफ ले जाएंगे, तो उस तरफ ले जाओगे तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 518 और ये हो जाएगा U, इसको सॉल्व करना है। U बराबर, अब इसको सॉल्व करने से आपके पास में जो भी आंसर आता है वो आप देख लीजिए। वैसे तो मैं उसको उसी फॉर्मेट में छोड़ देता हूँ जिस फॉर्मेट में था, उसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। ये फाइनल इक्वेशन मेरे पास में आई है। ठीक है,
इस सारी क्वांटिटी में U जुड़ते ही माइनस में 518 आएगा। अभी तो प्लस में ही आ रहा है, देखो ये, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास आंसर आता है वो आप अपने लेवल पर देख लीजिएगा, जिस भी फॉर्मेट में आप सॉल्व करते हो। अब मैं आपके आंसर का वेट करूंगा कि U यहाँ से कितना आया, ठीक है। हाँ, सारी वैल्यूज़ हमने परफेक्टली पुट की है, कोई तकलीफ वाली बात कहीं से कहीं तक रखी नहीं है। ठीक है, वैसे तो आप U को एज इट इज, U को जो है उसको एज इट इज यहीं पर रख दोगे, क्योंकि हम लोग यही तो कहते हैं लेटिस एनर्जी, और इस सारी क्वांटिटीज को उस तरफ ले जाके सॉल्व कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, आप सॉल्व करने पर जो भी सॉल्व करें, ऑलवेज रिमेंबर लेटिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, एवरी टाइम नेगेटिव। आप सॉल्व करने पर चाहे जैसे सॉल्व करें, साइन सिंबल चेंज हो जाए, हो सकता है लास्ट में आप पॉजिटिव आंसर निकाल दें, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि लेटिस एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव साइन सिंबल के साथ में ही आएगी। मतलब जो फाइनल वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे लेटिस एंथैल्पी की, इट मस्ट हैव द नेगेटिव साइन, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है साहब, मैंने बता दिया है। अब अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बट आपको उसी वक्त कमेंट करना था। खैर, इसका आंसर ये है। और ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया हो तो मुझे बताइएगा सॉल्व करके, तो उसका आंसर फाइनल ये आएगा, ठीक। अब ये एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू पूछी है। तो डेल्टा HF इक्वल्स टू सब्लिमेशन प्लस, सिर्फ सोडियम ही है, आयनाइजेशन, फ्लोरीन हाफ BDE माइनस डेल्टा EGH माइनस U। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है 569, ऑब्वियस ही बात है रिलीज ही होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज ही होती है ना, 569 रिलीज होगी। प्रोडक्ट साइड में अगर देखो, अगर एनर्जी प्रोडक्ट साइड में लिखी हुई है, सुनिएगा, अगर एनर्जी प्रोडक्ट साइड में लिखी हुई है तो मतलब दिस इज द रिलीज एनर्जी, और रिएक्टेंट साइड में लिखी हुई है, यहां लिखी होती तो बोलते कंज्यूम्ड एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में है, डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक है मतलब मेरे पास में ये है माइनस में 560। तो माइनस में 569 इक्वल्स टू सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस हाफ BDE माइनस डेल्टा EGH माइनस। ये सारी वैल्यूज आपको सिंपली पुट करनी है और आपको फाइंड आउट करना है क्या, लेटिस। जो भी आपके पास में फाइनल वैल्यू आती है वो आपको अपने लेवल पर चेक करनी पड़ेगी, चेक एट योर लेवल, ठीक है ना। बट फिर भी आप इसका आंसर मुझे बताएं, उससे पहले मैं उसका आंसर आपको बताकर चला जाता हूँ, ताकि आपके जीवन में समस्याएं ना आए। हालांकि मेरा मार्कर मना कर रहा है कि सर आप ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे फिर मेहनत नहीं करते हैं, आपके चक्कर में रहते हैं। माइनस में 919 इसका आंसर आएगा। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी अबाउट द लेटिस एंथैल्पी। अब हम आने वाले टाइम में लेटिस एंथैल्पी के थोड़े से एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में।
प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। आप लोगों को इतना लंबा एपिसोड आ गया, लेक्चर आ गया, है ना भाई। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं ये? हार्ड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड ही होते हैं। ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल, और ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं आयंस के बीच में, पता ही अपने। हार्ड है, सॉलिड है, पता है, पता है। ब्रिटल, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टूटना। सुना है आप? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। आपको पता है बातें। ब्रिटल मतलब क्या है? ब्रेकिंग डाउन मोर देन एक्सपेक्टेशन, किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ब्रेक डाउन होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटल, है ना। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ब्रेक होना क्या कहलाता है? ब्रिटल। जो उम्मीद थी उससे ज्यादा ब्रेक हो गया। क्यों हो गया? देखना, उम्मीद से ज्यादा ब्रेक हो गया। कैसे? एक आयनिक सॉलिड का सैंपल बना रहे हैं हम लोग, सबको बनाना है भाई, है ना। नेगेटिव के आगे पॉजिटिव, नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव, नेगेटिव के आगे पॉजिटिव, नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? तो आपको पता है तीतर कितने थे। ब्रिटल मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत बार आपने एक पत्थर रोड के ऊपर फेंका और वो पत्थर टूट गया। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि आपने रोड के ऊपर फेंका और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टूट गया, वो टुकड़े 2 होने चाहिए थे, हो गए 1000, छिन्न भिन्न हो गया, बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक हो, राइट। ठीक, क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों? कहाँ दिक्कत आ रही जीवन में? मान लो आपने ये किसी एक पत्थर की स्ट्रक्चर है, हाँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। सॉल्ट के स्टोन्स तो देखे होंगे ना, पत्थर के, आपने पत्थर के सनम नहीं, पत्थर के सॉल्ट के पत्थर देखे मार्केट में, ऐसे आते हैं, भाटे की फॉर्मेट में नमक होता है, उस भाटे को नीचे गिराओ, फर्र से बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। होता है ऐसा यार, होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आपने क्या किया? आपने फोर्स लगाया, मान लो यहां पर, आपने नहीं लगाया, आपने उसको फेंक दिया, फेंक दिया। मान लो किसी भी एक लेयर के ऊपर फोर्स लग गया, फोर्स मान लो इस लेयर के ऊपर लग गया, इस लेयर के ऊपर लग गया। तो जैसे इस लेयर के ऊपर फोर्स लगेगा, ये लेयर आगे जाएगी, आगे शिफ्ट होगी। मतलब अब देखो, आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है? लेयर आगे निकल गई, आगे निकल गई मतलब ये नेगेटिव आगे चला गया, पॉजिटिव आगे चला गया, नेगेटिव आगे चला गया, पॉजिटिव आगे, ये नेगेटिव आगे गया तो ये नेगेटिव आगे जाके यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव आगे जाके यहाँ आ गया, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ चला। अब देखो हुआ क्या, जैसे ये सब कारनामा होगा लफड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। अब नेगेटिव के सामने नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, फिर इसके सामने पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव भी यहाँ आ गया तो नेगेटिव के सामने नेगेटिव, इसके सामने भी नेगेटिव, कुल मिला के नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ जाएगा। ये लेयर्स आपस में एक दूसरे के भयंकर तरीके से आमने सामने आ जाएंगी, इनमें होगा तगड़ा रिपल्शन, भयंकर रिपल्शन होगा इनमें, और रिपल्शन की वजह से ये
एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ब्रेक होगी, ब्रेक डाउन मोर देन एक्सपेक्टेशन। ब्रेकडाउन कैसा होगा? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। क्यों? बिकॉज सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं फोर्स अप्लाई होने से। ठीक है, तो ब्रिटल नेचर का क्या मतलब होता है ब्रेकडाउन मोर देन एक्सपेक्टेशन? रीजन क्या होता है? सिमिलर चार्जेस फेस या सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। है ना, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया या फोर्स गलती से अप्लाई हो गया तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, दे विल रिपेल लाइक हेल, कि तू मेरे सामने क्यों, मैं तेरे चाटा मार दूंगा, तू नेगेटिव मैं नेगेटिव, थप्पड़ मार के भाग गया आपस में। है ना, थप्पड़ मार के वहां से निकल लिए, तू मेरे सामने आया क्यों, थप्पड़ मारूंगा तेरे में, ऐसा करके निकल लिया। ठीक है ना, चलो ब्रिटाइल नेचर। तो ब्रिटाइल नेचर का रीजन क्या है? सेम चार्जेस नेगेटिव, ये ऊपर वाला नेगेटिव है ना, ये शिफ्ट होकर आगे आ गया इसके सामने, ये पॉजिटिव है ये आगे आ गया इसके सामने, ये नेगेटिव है शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, फिर एक तो लेयर से बाहर ही चला गया। ठीक है ना, तो ये ब्रिटाइल नेचर का रीजन होता है। ठीक, हार्ड सॉलिड ब्रिटाइल। और क्या होता है प्रॉपर्टीज में, ये तो मैं डे 1 से बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, दैट दीज आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है आयनिक कंपाउंड्स की, है ना, और इसलिए आइसोमेरिज्म यहां पर नहीं होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या किसी भी टाइप का आइसोमेरिज्म यहां पर शो नहीं होगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉन्ड होना चाहिए। चलिए, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना, हायर, किससे हायर? ग्रेटर MPBP देन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? आयोनिक कंपाउंड्स का। तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट आयोनिक कंपाउंड्स हैव ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अब दे शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आयनिक कंपाउंड्स का एक फीचर होता है ना, उस फीचर का नाम क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब, आइसो मतलब एक जैसा, मॉर्फिज्म मतलब शक्ल में एक जैसा दिखना, है ना। ये दो वजह से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या फिर ये हो सकता है, या तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या रीजन क्या हो सकता है? फॉर्मूला। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल मैंने बोल दिया NaCl और MgCl2, आइसोमॉर्फिक है आपस में। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो इसलिए बोल रहा हूं Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8, Mg2+ का भी क्या है? 2,8, और फिर दोनों में कौन है? Cl- ही तो है, तो 288। तो शक्ल में हो सकता है अलग दिख रहे हो, लेकिन दे आर सेम एट इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका सेम है। या फॉर्मूला वाइज हो सकता है, या फॉर्मूला वाइज हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल MgSO4.7H2 और ZnSO4.7H2। अब इन दोनों का फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, यहां पर भी देख सकते हैं आप लोग, दे हैव एग्जैक्टली, इन तीनों का फॉर्मूला ही सेम है।
ZnSO4 को कॉमनली एक नाम से जानते हैं, वो नाम है व्हाइट विट्रियोल। कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाइट विट्रियोल। इसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से फेमस है ये। और एक ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4.5S2। बट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टफ बात नहीं है। आइसोमॉर्फिज्म दो वजह से हो सकता है, आइदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। ये आपको पता है, ठीक है ना। फॉर्मूला हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग? बढ़िया बात है। अब एक और बात मैं बता दूं आप लोग। सॉल्वेंट्स है ना, सॉल्वेंट्स हमारे पास है मेनली दो टाइप के, है ना। कौन कौन से हैं? पॉलर और नॉन पॉलर। हालांकि फिर पॉलर को भी आगे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है, वो एक अलग बात है, थोड़ी सी एडवांस बात हो जाती है। एक तो पॉलर प्रोटिक और एक पॉलर एप्रोटिक। थोड़ी सी एडवांस बात हो जाती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हैं, वहीं पे अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल सॉल्वेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है, पॉलर नॉन पॉलर। पॉलर मतलब क्या? डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो इनका डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, जबकि यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब आप लोग कहोगे डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, आगे समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए इनके। बेंजीन CCl4 CS2, टोलुइन, ये टोलुइन है ना, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन। गोले के साथ में जो होती है उसको बेंजीन बोलते हैं भाई, है ना। जो बिना गोले के होती है उसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये टोलुइन है, ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। सर डेली लाइफ के एग्जाम्पल तो बताओ कुछ। हाँ बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। डीजल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पेट्रोल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कैरोसिन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। जबकि यहां पर हमारे पास में पोलर सॉल्वेंट्स में कौन कौन आते हैं? वाटर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कोहल आता है, ठीक है ना। मेन तो ये दो ही है। बहुत बार एसिटिक एसिड को भी ले लेते हैं लपेटे में, हालांकि एसिड है, बट कई जगह इसको सॉल्वेंट की तरफ इस्तेमाल करते हैं। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स किसमें सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इंपॉर्टेंट बात है। जबकि पोलर सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होता है? आयोनिक कंपाउंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आयोनिक कंपाउंड का एक और फीचर आपको ध्यान चल गया, दैट आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल वाटर एंड सो। पोलर नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस होता है डाइपोल मोमेंट का, जिसको अपन आगे डिस्कस कर। तो आज अभी इतना ही, एपिसोड यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।